हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस को, तो पीवाई क्यूज आपकी रडार में रहनी चाहिए। और इसी सोच के साथ स्टडी क्लासेस लेकर आए हैं जी पीवाई क्यू रडार सीरीज। इस सीरीज के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए एवर स्टडी क्लासेस अपने मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं जी लाइव रिवीजन क्लासेस। और अगर आप इन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों, आप इनमें से किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स को या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, तो आप इनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर दी एनबीएफसी। तो एनबीएफसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। एनबीएफसी लीजिंग की सर्विस भी देते हैं, एसेट मैनेजमेंट की भी देते हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विसेज भी कुछ दे सकते हैं। पर इंप्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मॉडर्नाइजेशन इंप्लीमेंट करना ये कोई ऐसे तो है नहीं, कोई फैशन आइकन है जो मॉडर्नाइजेशन ले आएगा। तो इसीलिए यहां पे हमारा जो आंसर है डेट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अगर आपको समझना है तो उससे जुड़ी हुई कौन सी अप्रोच नहीं है। बट अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। नॉट वर्ड बेसिकली है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। तो आपको ये सारे वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अब सवाल है, अ ब्रोकरेज कैन बी आइदर फुल सर्विस और डिस्काउंट। तो ब्रोकरेज हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो अभी आप स्टेटमेंट को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं। फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकरेज। फुल सर्विस का मतलब है कि ये ब्रोकरेज आपको बहुत सारी, पूरी हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो आपको ब्रोकरेज की, ब्रोकर्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बेसिकली अगर आपको कुछ शेयर्स की परचेजिंग सेलिंग करनी है, आपको कुछ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप जनरली ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं। ब्रोकर्स के पास जाते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं और उसके बदले आपसे पैसे लेते हैं। तो जैसे आपने उनसे एडवाइस ली, आपने उनसे सर्विसेज ली और आपने कहा मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं। उनका फिक्स होगा कि मुझे इस पे आपके 0.5% चार्ज करना है। तो यहाँ पे वो इसका 0.5% आपसे चार्ज कर लेंगे। अगर आपने 1 लाख लगाना है तो उसका 0.5%, 1 करोड़ लगाना है तो उसका 0.5% आपसे चार्ज कर लेंगे। इनकी बहुत सी ब्रांचेस भी होंगी और आपको पूरी सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे। बट अब आज के समय में हमारे पास ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाने से, बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो जाने से डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आ गए हैं। अब डिस्काउंट ब्रोकर का फायदा ये है कि इन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स बना रखी हैं और आप इन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ये फैसिलिटीज वैसे ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको ट्रेंड्स वगैरह दिखा देंगे, बहुत सी और चीजें बता देंगे, और उनको एनालाइज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई भारी भरकम आपसे कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। ये आपसे पर ट्रेड पे 10-20 रुपए ले लेंगे, चाहे आप 1 लाख लगाओ चाहे 1 करोड़ लगाओ। उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इनकी सर्विसेज बहुत लिमिटेड होंगी। आपको खुद बस इनको देखकर, इनकी वेबसाइट को पढ़कर खुद अपना फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे और इसीलिए ये डिस्काउंटेड चार्जेस पे आपको सेवाएं प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद, फाइनेंशियल सिस्टम इज कंसर्न्ड अबाउट मनी, क्रेडिट एंड फाइनेंस। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर यहां पे मनी भी आता है, क्रेडिट भी आता है, फाइनेंस भी आता है। बट कह रहे हैं कि तीनों टर्म्स आपस में जुड़ी तो हैं, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो मनी तो सिंपली आपका एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्रेडिट का मतलब बेसिकली हम लेते हैं बोरोइंग से, लोन से। और फाइनेंस जो है बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर हम मनी को पढ़ते हैं, क्रेडिट को पढ़ते हैं। तो ये सारी टर्म्स में कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, तो बिल्कुल सही है। और इसके बाद है, हाउसिंग फाइनेंस सिंपली रेफर्स टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेंचर कैपिटल। तो सीधा सीधा मैं तो कह रहा हूं कि आपके लिए इतना आसान था कि सीधा सीधा आप जो है ना इसको हटा सकते थे कि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर तो हम हाउसिंग के फाइनेंस के लिए पैसे देंगे, वेंचर कैपिटल के लिए थोड़ी देंगे। तो सीधा सीधा आप इसे गलत कर सकते थे। इसके बाद है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आल्सो बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एसेट क्लास व्हिच डिपेंड्स ऑन वेदर दे आर डेट बेस्ड और इक्विटी बेस्ड। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से एसेट में पैसा लगा रहे हैं।
इक्विटी में लगा रहे हैं या डेट में लगा रहे हैं, उसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। तो सी तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि सी आपकी सीधी सीधी गलत है, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें यहां पे पता लग जाता कि सी ओनली आंसर होना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको ए नहीं पता था तो फिर आप 3 और 4 में कंफ्यूज यहां पे हो सकते थे। बट अगर आपको मालूम था तो फिर आप आसानी से आंसर को ऑप्शन नंबर 3 लगा सकते थे। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहां पे करनी है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमें दिया रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी सर्विस, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, और लिस्ट 2 में भी कुछ बातें दे रखी हैं। तो लिस्ट 2 की बातें हेल्प टू कंज्यूमर, म्यूचुअल सेविंग बैंक, हायर परचेस और म्यूचुअल फंड। तो रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक को मैच करना है, एनबीएफसी की सर्विस को मैच करना है। देखो, एनबीएफसी की सर्विस को तो मैं आसानी से वैसे मैच कर ही सकता हूं, हायर परचेज जो है एक सर्विस है जो कि एनबीएफसी देते हैं, और आपको सी और डी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे की मैचिंग कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों से पैसे की फॉर्म में डिपॉजिट लेते हैं। जैसे आपके बैंक वगैरह होते हैं ना, लोगों से पैसे की फॉर्म में डिपॉजिट लेते हैं, तो ये आपके डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हो गए। नॉन डिपॉजिटरी वो हैं जो कि लोगों को कुछ फाइनेंशियल सेवाएं तो देते हैं, बट लोगों से डिपॉजिट्स की फॉर्म में कुछ नहीं ले सकते, लोगों के ऐसे कुछ अकाउंट वकाउंट नहीं खोल सकते। तो इसके अंदर आपके म्यूचुअल फंड वगैरह आ जाएंगे। अब देखो, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन को मैच करना है तो अब आप म्यूचुअल फंड से मैच कर सकते हैं, और डिपॉजिटरी को मैच करना है तो आप अपने बैंक से मैच कर सकते हैं, म्यूचुअल सेविंग बैंक। अब हमारे पास एनबीएफसी सर्विस को तो वैसे हमने हायर परचेज से मैच कर ही लिया था। और देखो यहां पे हमारा जो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक है, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक जो हमारे पास है वो बचा ही 1, तो ये हेल्प टू कंज्यूमर से मैच हो जाएगा, और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो 1 है, उसी का बन जाएगा। सवाल है, यूनिवर्सल बैंक्स दैट फंक्शन एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। अब ये सवाल मेरे हिसाब से ना इतना अच्छे से फ्रेम किया नहीं हुआ। यूनिवर्सल बैंक्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात कर रहे हैं, कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। बट जो ऑफिशियल आंसर दिया उन्होंने वो सेबी का दिया, तो अब लग रहा है कि शायद वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की ही बात कर रहा है, कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो वो सेबी द्वारा ही रेगुलेटेड होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बनना चाहिए। फिलहाल थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर रहेगी सवाल में, हाँ, बट आपको वैसे क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन कौन सा अथॉरिटी किस किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ये क्लैरिटी आपको वैसे होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सवाल है, विच इज द लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द रीजनल रूरल बैंक्स। हमारे जो आरआरबीज हैं उनको गवर्न करने वाला जो फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आरआरबी एक्ट है वो आया था 1976 में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका ए ठीक हो जाएगा और बी तो कट ही जाएगा। सिड भी आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होगा जी अप्लाई, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। तो दो ही बच रहे हैं, ए और डी, और करेक्ट आंसर आसानी से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे तो बन ही रहा है। अगला सवाल है, शेयर कैपिटल ऑफ एन आरआरबी। आरआरबी आप समझते हैं ना क्या होता है? आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक हमारे देश में बनाए गए हैं, और ये जो हमारे बैंक्स होते हैं दे आर बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड अ स्पॉन्सरिंग बैंक। तो उसी के ऊपर सवाल है, किसकी जो शेयर कैपिटल है इट इज सब्सक्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। तो इनकी जो कैपिटल है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारा स्पॉन्सरिंग बैंक किस रेशियो में सब्सक्राइब करता है? तो ये सीधा सीधा सवाल है। तो रेशियो इनकी रहती है 50%, 15% और 35%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, द बैंक्स वेयर इन मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिटर्स आर नॉन रेजिडेंट्स आर कॉल्ड। तो ऐसा बैंक जिसमें जो पैसे डाले हुए वो नॉन रेजिडेंट ने डाले हुए हैं। तो बैंक जिस लोकेशन पे है वहां के लोगों ने पैसे नहीं डाले, दूसरे देशों के लोगों ने कुछ पैसे डाले हुए, ऐसा यहाँ पे सवाल आपसे पूछ रहे हैं। तो सवाल तो छोटा सा है। ऑप्शन है क्रॉस पेमेंट बैंक, करेंसी बैंक, फॉरेन बैंक या फिर ऑफशोर बैंक। क्रॉस पेमेंट और करेंसी बैंक तो देखो कुछ होते नहीं है। फॉरेन बैंक्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फॉरेन बैंक्स तो बेसिकली वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं पे होता है और दूसरे देश में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो फॉरेन बैंक्स इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। बचता है हमारे पास ऑफ शोर बैंक्स। तो ऑफ शोर बैंक्स को आप इससे मार्क कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, when central bank conducts a sale of securities the cash reserve of a commercial banks shall।
तो सेंट्रल बैंक है हमारे एक तरफ, यानी कि आरबीआई है एक तरफ, और एक तरफ हमारे बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं। अब आरबीआई क्या कर रहा है, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल कर रहा है। तो आरबीआई अगर सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो हमारे ये जो बैंक्स हैं उन सिक्योरिटीज को बाय कर लेंगे। अगर बैंक्स उन सिक्योरिटी को बाय कर लेंगे तो उनका कैश क्या होगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा? सर, अगर बैंक सिक्योरिटी को बाय करेंगे तो उसके लिए उनको कैश खर्चना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनका जो कैश का रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, और मुझे लगता है कि किसी ने इस सवाल में गड़बड़ नहीं की होगी। चलिए, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के इनमें से कौन कौन से फंक्शन है? इशू ऑफ करेंसी, बिल्कुल आरबीआई का फंक्शन है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नहीं जी, आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो बिल्कुल आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकिंग का काम संभालता है। बैंकर्स बैंक, हाँ, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई है। क्रेडिट कंट्रोल, तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, हाँ जी, उसके लिए उसके पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स है जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो बी को छोड़ के सब कुछ कवर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का आंसर यहां पे बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, व्हेन द आरबीआई डिजायर्स टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर और क्रेडिट ना बढ़े, तो वो क्या चीज यहां पे करेगा, क्रेडिट को रोकने के लिए क्या चीज करेगा? इंक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द सीआरआर, डिक्रीज द एसएलआर फॉर बैंक्स। देखो, अगर सीआरआर और एसएलआर को घटा देगा तो बैंकों के पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा जिसको वो क्रेडिट के फॉर्म में बांट सकते हैं, तो इससे तो क्रेडिट आपका बढ़ेगा। अगर वो बैंक रेट को डिक्रीज करेगा, देखो हमारा जो बैंक रेट है वो यहाँ पे हमारे जो लोन के रेट है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो हमारा जो बैंक का रेट है वो रेट है जिसपे आरबीआई जो है हमारे बैंक्स को लोन देता है। तो अगर आरबीआई अपना रेट बढ़ा देगा, आरबीआई जिस रेट पे हमारे जो बैंक्स हैं उनको लोन दे रहा है, अगर आरबीआई इस रेट को यहाँ पे बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा। और अगर बैंक कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करेगा तो कस्टमर ज्यादा लोन लेना चाहेंगे या कम लोन लेना चाहेंगे? कस्टमर कम लोन लेना चाहेंगे, तो क्रेडिट यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो बैंक रेट के बढ़ जाने से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे बढ़ जाएगा, और उस वजह से लोग कम लोन लेंगे और उसे हमारा जो क्रेडिट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो अगला सवाल है, व्हाई डू सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन टू इफेक्ट एक्सचेंज रेट। ये जो है ना, आपकी कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। तो आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी हुई है, कि आरबीआई जो है वो हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। आप जानते होंगे कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट हमें इकोनॉमीज में देखने को मिलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि हाँ वैसे तो एक्सचेंज रेट आपका फ्लोट कर रहा है बट बीच में आपके जो सेंट्रल बैंक है दे इंटरवीन टू मैनेज, दे इंटरवीन टू अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। क्यों ऐसा करते हैं? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उनको एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, उनको ये देखना है कि हमारा एक्सचेंज रेट ऐसा ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, कहीं ना कहीं उसे एक स्टेबल लेवल पे लाने के लिए वो इंटरवीन करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करने हैं, यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स दे रखे, इनमें से 3 बेसिकली हमें चूज करने हैं ऑप्शंस की फॉर्म में। सबसे पहला है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज, टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट, टू स्मूदन द फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। तो देखो, मैंने ये पांचों पढ़े, और अगर आप भी ये पांचों पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया होगा कि ई तो पक्का पक्का आने वाला है, कि हमारे एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन को रोकना है, वॉलेटिलिटी को रोकना है, और इसलिए आरबीआई इंटरवीन करेगा या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा हमारी एक्सचेंज रेट्स के अंदर। तो ई तो पक्का पक्का आने वाला है, और ई अगर आने वाला है तो मैं यहाँ पे किसको काट सकता हूँ? मैं 1 और जो 3 वाले ऑप्शन है ना उनको काट सकता हूँ, मेरे पास ये 2 और 4 वाले ही बचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, जो 2 वाला है उसके अंदर ई के साथ सी डी आ रहे हैं, और जो 4 वाला है उसके साथ ई के साथ ए भी आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग ही आ रहे हैं। तो मैं पढ़ लेता हूं अपने सी और डी को पढ़ता हूं पहले। टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब ये दोनों ना डोमेस्टिक डोमेस्टिक सी बातें कर रहे हैं, और एक्सचेंज रेट तो बेसिकली आपका जो एक कंसेप्ट हो गया, ये आपका डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मेरे को ये दो ऑप्शन इतने सेटिस्फाइंग नहीं लगे, मैं ए और बी भी पढ़ लेता हूं। ए और बी है टू इन्फ्लुएंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अरे इसने भी डोमेस्टिक की बात कर दी। इसके बाद है बी टू इन्फ्लुएंस ट्रेड फ्लोज,
अब जो मेरे को सेकंड बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ना, जो कि इसके अंदर आना चाहिए, दैट इज टू इन्फ्लुएंस दी ट्रेड फ्लोज। तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आरबीआई एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर सकता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि आपके जो एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अफेक्ट करती है। तो ये चीजें भी आपने पढ़ी होंगी, और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ई और बी तो पक्का आने चाहिए, और ई और बी अगर पक्का आने चाहिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं अपना जो आंसर लगाऊंगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। और ऐसे ही कई सवालों में आपको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना है और उसके हिसाब से अपना आंसर मार्क करना है। मैं आपको रट्टा लगवा दूं कि ऐसे ऐसे याद कर लो, उसका कोई मजा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में सवाल घुमा फिरा के आएंगे। तो जैसे मैंने इस सवाल को अप्रोच किया, स्टेप बाय स्टेप करके अपने आंसर तक पहुंचे, वही अप्रोच अगर आपकी रहेगी तो ही आप अपने सवालों को एग्जामिनेशन में सही से मार्क कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के फंक्शंस। ये तो सुपर डुपर इजी सवाल हो गया। बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल करेंसी नोट्स को इशू करता है। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो बिल्कुल जी ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है। फिस्कल पॉलिसी का रेगुलेटर नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, अलग अलग इसके टूल्स हैं जिससे क्रेडिट कंट्रोल करता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स भी है हमारा ये। तो सी वाला नहीं आएगा, बाकी सब तो आ रहे हैं, ए बी डी और ई। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में कुछ कमिटीज हैं और लिस्ट 2 में उनके पर्पस हैं, बैंकिंग से जुड़ी हुई कमिटीज हैं। और इसके अंदर आपकी जो बेजल कमेटी है, इट इज बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इसे तो आप 3 से मैच कर लेंगे, और इसके बेसिस पे शायद आप 1 और 4 को एलिमिनेट भी कर दें। 2 और 3 में से आपको चूज करना पड़ेगा। बट इसमें गड़बड़ ये है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो इसमें बी और सी दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ है, दोनों को सेकंड से मैच किया हुआ। ये गड़बड़ कर दी इन्होंने सेकंड ऑप्शन बनाने में, और ये सेकंड ऑप्शन गलत बना दी, इसीलिए इन्होंने जो आंसर है ना इसका विड्रॉ कर लिया था। प्रोविजनल की में तो आंसर दिया था, आई थिंक सेकंड दिया था, बट बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि ऑप्शन ही गलत फ्रेम्ड है, और इसीलिए क्वेश्चन विड्रॉ हो गया। बट वैसे आपको इन कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट वाली पॉपुलर वाली कमिटीज हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following statements is true about the risk considered for capital requirement under Basel II। तो बेजल 2 आपके जो नॉर्म्स हैं, जो आपके बेजल 2 नॉर्म्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से रिस्क हमारे कंसीडर किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास बेजल नॉर्म्स के अंदर, अगर आपने बेजल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा है तो यू वुड नो कि हमारे मेनली 3 रिस्क को कंसीडर किया जाता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। और इसीलिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ बेजल 2। तो हमारे जो बेजल 2 नॉर्म्स हैं उनके 3 पिलर कौन से हैं, उस पर ये सवाल है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लीवरेज, मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो हमारे जो 3 बेसिक पिलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेजल 2 नॉर्म्स के, दे इंक्लूड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। ए बी और डी, ये 3 पिलर होते हैं हमारे, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, कि हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट एडिक्वेट होनी चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन चलता रहना चाहिए हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का, और एक मार्केट डिसिप्लिन भी मेंटेन करना जरूरी है। ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या नहीं कर सकते, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कैश विड्रॉ कर सकते हैं? क्या इंटरनेट से कैश निकाल सकते हैं? नहीं, इंटरनेट से कैश कैसे निकाल सकते हैं? आपको कैश निकालने के लिए तो बैंक या एटीएम ही जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फॉल्स वाली हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगी, और यही आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, सवाल है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्जिंग अ रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो दैट द रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है हैकिंग, क्रैकिंग, डंप स्टोर डाइविंग या फिर स्पूफिंग। अब कई बार क्या करता है, हम अपना जो ईमेल एड्रेस है ना उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही जेन्युइन ईमेल एड्रेस है,
ऐसा लगता है कि आपको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया या फिर किसी बहुत बड़ी कंपनी से आया, बट वास्तव में वो होता नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले को बेवकूफ बनाए, उसे लगे कोई जेन्युइन ईमेल आया और वो उसका रिस्पॉन्स करे, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर दे। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इट इज रेफर टू एज स्पूफिंग, इसे स्पूफिंग बोला जाता है। ठीक है जी, इसे यहाँ पे स्पूफिंग बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। तो आप मोबाइल से बैंकिंग कर लेते हैं, उसके क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला कह रहे हैं इनसिक्योर, तो इनसिक्योर ये फायदा तो होगा नहीं, इसे तो काट देते हैं। फ्रॉड रिडक्शन, आपके फ्रॉड कम हो जाते हैं, तो फ्रॉड कम होना एक फायदा लग रहा है। फिलहाल इसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। टाइम सेविंग, बिल्कुल टाइम बचता है, बैंक नहीं जाना पड़ता। सेपरेट इंटरनेट रिक्वायर्ड, हाँ मोबाइल में इंटरनेट तो चाहिए, बट ये एडवांटेज नहीं हुआ, ये तो आपकी लिमिटेशन हो गया कि इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हाँ आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आप घर बैठे बैठे सारा काम फटाफट से आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका सी और ई तो कवर होंगे ही होंगे। और अगर आप सी और ई को कवर कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक और चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सभी ऑप्शंस में आपके 3 हैं जो दिए हुए हैं, 3 आपको चूज करने ही करने पड़ेंगे, तो 2 तो हमने रिजेक्ट कर ही दिए। तो फ्रॉड रिडक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपके फ्रॉड यहाँ पे कुछ हद तक कम हो जाएंगे। बी, सी और ई हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। कुछ लोगों को फ्रॉड रिडक्शन में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि सर फ्रॉड बढ़ भी तो रहे हैं। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फ्रॉड कम भी हो रहे हैं और कुछ फ्रॉड बढ़ भी रहे हैं। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 का ही बन रहा है। तो आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है क्वेश्चन का आंसर देते हुए, आपको ओपन माइंड रखना है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज करना है। सवाल में लिखा भी हुआ है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया, एनईएफटी अलाउज द कस्टमर टू ट्रांसफर फंड्स विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 3 लाख पर डे। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं जी, पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। IMPS अलाउज टू ट्रांसफर फंड्स इन एन इंस्टा पेमेंट मोड, तो IMPS से आप इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो ये सही लग रहा है। मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर फंड्स वाया आरटीजीएस, तो आरटीजीएस अगर आपने किसी को करना है तो उसके लिए आपका जो मिनिमम अमाउंट रखा गया वो 2 लाख है, ना कि 2.5 लाख, तो इसीलिए ये आपका कट जाएगा। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज यूपीआई, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा यूपीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया और इससे आप इंस्टेंटली पेमेंट कर सकते हैं। फॉर क्लियरिंग ऑफ चेक्स अंडर पॉजिटिव पे सिस्टम मिनिमम लिमिट इज ₹50,000। तो एक नया सिस्टम अभी नया सिस्टम लेकर आया आरबीआई, जिसके अंदर अगर आपको कोई चेक अगर आप काट के इशू कर रहे हैं जो कि कुछ अमाउंट से ज्यादा है, तो उसमें आपको बैंक को पहले बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चेक भेज रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, तो आप उसे क्लियर कर देना। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। बट इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपने नहीं भी सुना, नहीं भी पढ़ा, आपका आंसर मार्क हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ही चूज करने हैं। आपकी ऑप्शंस में नजर जाएगी तो आपको 2 ही चूज करने हैं, और 2 हमें ऑलरेडी पता लग चुके हैं कि बी और डी आपके सही हो जाएंगे। हमें ये पता लग चुका है कि ए और सी आपके पक्का गलत है। तो ए और सी अगर आपके पक्का गलत है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचता आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है, बी और डी ही बचता है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। चलिए, तो सवाल है जी, व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग। आजकल हर कोई मोबाइल बैंकिंग करता है, हर कोई चाहता है मोबाइल से ही सारा काम हो जाए, और इसके पॉजिटिव बातें हमसे पूछी जा रही हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस इन यूरोपियन कंट्रीज, अरे ये तो पहला स्टेटमेंट ही नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव तो नहीं है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेसली सारा काम हो जाता है, कोई तारों का झंझट तो नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है। एडवांस्ड पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क, तो पेनिट्रेशन मोबाइल नेटवर्क की बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। लेस सिक्योरिटी, ये तो नेगेटिव हो गया। फास्टर डाटा प्रोसेसिंग, ये पॉजिटिव हो गया। तो बी, सी और ई हैं, और 3 ही चूज करने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैरामीटर्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि ये आरबीआई ने एक इंडेक्स बनाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्तर है, लेवल है, उसे मापने के लिए। और इसके अंदर बेसिकली इसने 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो आपको चूज करने हैं, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, ईज ऑफ एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्वालिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 3 पैरामीटर का यूज किया हुआ है ना, दे आर एक्सेस, दे आर यूजेज एंड दे आर क्वालिटी।
ये 3 पैरामीटर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपना आंसर यहाँ पे चूज करना है। तो एक्सेस आपका ये आ गया पॉइंट नंबर सी में, यूजेज आपका आ गया पॉइंट नंबर बी में, क्वालिटी आपका आ गया पॉइंट नंबर ई में। तो बी, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनने वाला है। चलिए यहाँ पे एक सवाल है बहुत सीधा साधा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है तो आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस तो नहीं चलेगा। आपका जो स्विफ्ट कोड है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। स्विफ्ट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जो स्विफ्ट है उस कोड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आज की डेट में हमारे पास आईएमपीएस अवेलेबल है जिससे आप इमीडिएटली किसी को कोई पेमेंट करनी है आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। टू एनेबल बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स। तो आप मोबाइल के माध्यम से आप अपने जो फंड्स है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। टू सर्व द गोल ऑफ आरबीआई इन डिजिटल पेमेंट्स। तो ठीक लग रहा है ये भी। टू मेक पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। अब देखो ए बी सी और डी ये वाले जो पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आईएमपीएस को। बट ये जो ई वाला पॉइंट है ये बात करते हैं रिस्ट्रेन करने की, हमें 4 चूज करने हैं। तो ई वाला तो रिस्ट्रेन करने की बात कर रहा है, सीधा सीधा ही कट जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, which one of the following are disposed to promote financial inclusion। इनमें से किससे आपकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना वो यहाँ पे प्रमोट होने वाली है। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इससे कैसे होगी। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे भी नहीं होगी। यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सबको यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेस मिले फाइनेंशियल सेवाओं का, तो ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। लैक ऑफ ट्रस्ट, इससे भी नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर, ये तो बिल्कुल ही सीधा और आसान सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सीधा डायरेक्ट आसान सवाल है, which one of the following digital payment systems is developed and managed by National Payment Corporation of India NPCI। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से पेमेंट सिस्टम को इनमें से डेवलप किया है। पेटीएम, भारत पे, मास्टर कार्ड, ये तो प्राइवेट वाले हो गए। मास्टर कार्ड तो आपका फॉरेन वाला हो गया। रुपए जो है इसे डेवलप किया है आपके एनपीसीआई, ये हमारा देसी देसी सिस्टम है। जैसे मास्टर कार्ड और वीजा है वैसे ही हमारा जो रुपए है वो हमारा देसी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा, बिकॉज रूपी हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो हमारी जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन सी खामियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो बोला गया प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, डिकोटॉमी इन इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। तो देखो यहाँ पे डिकोटॉमी का मतलब आपको बता देता हूं पहले। इसका मतलब होता है, डिकोटॉमी का मतलब होता है दो राह, दो रास्ते, मतलब कुछ डाइवर्जन है। अगर ये इंग्लिश आपको समझ में आ गई ना तो फिर मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई मुश्किल था ही नहीं। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट डिफेक्ट नहीं हो सकता, इसे काट देंगे। डाइवर्जन है इंडियन मनी मार्केट में। इंडियन मनी मार्केट को दो में बांटा जाता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि कैसे डाइवर्जन है हमारी इंडियन मनी मार्केट में, जो कि एक डिफेक्ट बन जाता है। फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, तो ये कुछ कुछ मीनिंग खास बन नहीं रहा है। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, तो हमारे जो इंडियन मनी मार्केट के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, वहां पे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन डिफेक्ट बन जाता है हमारी इंडियन मनी मार्केट का। तो यहाँ पे आपको आंसर मार्क करना बहुत आसान हो गया। आपको पता है कि बी और डी हमारे डिफेक्ट हैं और इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली का बन जाएगा। चलिए गाइस, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एकदम कंसिस्टेंट तरीके से, सही तरीके से होता है। स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, तो फंड को मैनेज करने वाले स्ट्रॉन्ग अच्छे लोग होते हैं। अगला है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट तो अभी हमने पढ़ा ना कि ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है मनी मार्केट से।
डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट इज रिलेटेड विद मनी मार्केट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो बनता है दैट इज डिफरेंसेस फ्रॉम द बेंचमार्क। तो हमारा जो बेंचमार्क इंडाइसेस होते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, इनको बीट करने की कोशिश म्यूचुअल फंड वाले करते ही रहते हैं। तो ये भी आपका फीचर बन सकता है, पर डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट तो फीचर नहीं बनेगा, और इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूचुअल फंड। चलिए अगला सवाल एक बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। कैपिटल मार्केट plays an important role in mobilizing resources and diverting them in productive channel। तो कैपिटल मार्केट बेसिकली आपकी क्या है, उसके अंदर आपकी क्या आती है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आ जाती है। तो कैपिटल मार्केट का सहारा लेके जिनके पास पैसा सरप्लस है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा करते हैं इन्वेस्ट, और जिनको रिक्वायरमेंट है पैसों की उन तक पहुंचाते हैं, ऐसी कंपनीज तक पहुंचाते हैं पैसा। तो हमारा पैसा प्रोडक्टिव तरीके से लगाया जा सकता है कैपिटल मार्केट के माध्यम से। स्टेटमेंट 2 है कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, स्टॉक एटसेट्रा। ये तो सीधी सीधी सही है, और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आईपीओ, लॉन्ग टर्म लोन्स, वेंचर कैपिटल, लेटर ऑफ क्रेडिट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ओके, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो आईपीओ है ना वो पक्का पक्का आता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट में, बाकियों को लेकर फंस जाएंगे। अगर आप देखें कि मैं आईपीओ को लेना चाहता हूं तो आप केवल ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर पाएंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे बच जाएंगी। तो ए जो है, ए पक्का पक्का आ रहा है, पर बाकियों में से भी आपको 2 चूज करने हैं और 2 यहाँ पे रिजेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट रिजेक्शन थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आप किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, देखो प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है, जहां पे आप लोगों से डायरेक्टली पैसा ले रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर जो ऑलरेडी इशूड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप उनकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह की ऑलरेडी जो इशूड है उनकी इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग चल रही होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो आप किसी से डायरेक्टली ले रहे हैं, प्राइमरी आप इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है कंपनी। वेंचर कैपिटल में भी ये प्राइमरी कंपनी इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस जब आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे इस्तेमाल होता है, तो ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है। और इसके अलावा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, ये जैसे आप स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तब भी आपको मिलता था, बट यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, आई थिंक ये इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, उसकी बात हो रही है, और वो हमारा कहीं ना कहीं मॉनेटरी मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से लिंक नहीं कर सकते हैं। और बी और सी कहीं ना कहीं आप लिंक कर लेंगे प्राइमरी कैपिटल मार्केट से, इन दोनों को नहीं कर पाएंगे। तो आपने जो कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट है, प्राइमरी मार्केट का कंसेप्ट है, उसको सवाल में अप्लाई किया, सीमित समय में आपने ऐसा सोचा कि हाँ ऐसे एप्लीकेशन हो सकता है, तभी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड सी ओनली का, और यही इसका आंसर है जी, यही इसका ऑफिशियल आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का आंसर बनाना है, तो ये अप्रोच आपको समझनी है, पकड़नी है, आपकी प्रैक्टिस में अपनानी है, ताकि एग्जामिनेशन जब आप दें तब आप इस अप्रोच को अप्लाई करके अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाए। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, as the economy weakens one would expect investment in dash funds to increase and investment in dash funds to decrease। तो अगर आपकी इकोनॉमी वीक हो रही है तो लोग कौन से फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे, लोग उन फंड्स में पैसा डालना चाहेंगे जिसमें उनको लग रहा है हमारा पैसा सेफ रहेगा, इकोनॉमी डूबे तो पैसा ना डूबे। तो कौन से फंड सेफ होने वाले हैं और कौन से फंड्स के इन्वेस्टमेंट गिरने वाला है, ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, आपके जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आप जो है फंड्स को इंक्रीज करने वाले हैं। मनी मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें पैसा बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से कंपैरेटिवली सेफर माने जाते हैं, लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है यहाँ पर। और इक्विटी वाले जो फंड्स हैं, यानी कि जो कंपनी में पैसा लग रहा है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन होगा, क्योंकि अभी कंपनीज जो है हो सकता है वो भी कमजोर हो जाएं इकोनॉमी वीक होने की वजह से, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। आपको लॉजिकली सोच के इसका आंसर लगाना था और आपने लगा लिया होगा। चलिए तो सवाल है जी यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनेक्टमेंट। तो अभी ऐसे सवाल भी पेपर में आने लगे हैं। ये सेबी की जो रेगुलेशंस है अलग अलग, वो आपको याद करके जानी पड़ेंगी, कौन सी रेगुलेशन कौन से साल में आई हुई है। तो अगर मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ये 1996 की हैं, क्रेडिट रेटिंग को लेकर जो रेगुलेशंस है वो 1999 की हैं, इंटरमीडियरी वाली 2008 की हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्वेट इक्विटी वाली 2002 की हैं। तो ए सबसे पहले आएगा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बी आएगा,
और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बी तो मेरे पास 3 और 4 में लग रहा है मेरे को, उसके साथ में यहाँ पे ई डी और सी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2008 वाला आपका सबसे लास्ट में आने वाला है, तो यही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन और क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस ये दोनों इकट्ठी दे दी है इन्होंने यहाँ पर। मुझे लगता है इनमें से एक रेगुलेशन ना शायद आरबीआई की भी हो सकती है, तो आप चेक करना इसे एक बार। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। एक आधे का अगर आपको नहीं भी पता तो उससे भी बात बनी जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये पता लग जाता है कौन सा सबसे आखिरी है और कौन सा सबसे पहले, उससे भी आंसर आसानी से मार्क हो सकता है, तो ये फायदा भी होता है ऐसे वाले सवालों का। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द को एग्जिस्टेंस एंड कॉपरेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एक तो ना स्पेलिंग मिस्टेक इस बार काफी थे पेपर में, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज। तो फॉर्मल वाला भी है और आपका इनफॉर्मल वाला भी है, जैसे इंडिया वाले केस में दोनों सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, फाइनेंशियल डुअलिज्म, वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, कैटरिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने ना ऑप्शंस घटिया बना दिए, अगर ऑप्शंस बढ़िया बनाते तो पक्का स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते, बट आप इसमें से देख सकते हैं कि एक ही टर्म है, एक ही आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लग रही है, वो है फाइनेंशियल डुअलिज्म, और साथ में दो चीजों की बात हो रही है, फॉर्मल इनफॉर्मल की, तो डुअलिज्म वर्ड यहाँ पे आपका फिट भी बैठ जाता है। तो फाइनेंशियल डुअलिज्म जो है, आई थिंक आपने आंसर लगा लिया होगा सोच विचार के, या फिर थोड़ा सा ट्रिक्स ही लगा के आपने आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही लगाया होगा सबने। तो कई सवाल ऐसे पेपर में आएंगे जो वहीं सोच के आप ट्रिक से कर सकते हैं, तो सारी चीजें आप घर से रट के नहीं जा सकते, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार ऑप्शंस को देख के भी आपको पता लग जाएगा कि यही आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस तो जबरदस्ती बनाए हुए लग रहे हैं, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे आपके सेट नहीं बैठ रहे हैं। अगला सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, अरे म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है सर, बच्चों वाला सवाल है, बड़ा बड़ा सेबी लिख देते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा, सेबी ही म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस भी लेकर आया है, और अभी आपको ये भी याद करना है कौन से साल में म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस आई थी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट सीक्वेंस द स्टेप्स टेकन टू डेवलप द मनी मार्केट इन इंडिया। तो हमारी इंडिया की मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे, उनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज करना है, और मुझे लगता है शायद किसी स्टूडेंट को ही मालूम होंगे ये सारी चीजें कब कब आई। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कुछ अंदाजे से ही आंसर लगाएंगे, हो सकता है उनको एक दो चीजें मालूम हो और उससे कुछ गेस वर्क यहाँ पे करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि कमर्शियल पेपर जो है और आरटीजीएस जो है, इसकी जानकारी शायद स्टूडेंट्स को हो सकती है, बाकियों की जानकारी थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके बेसिस पे हो सकता है शायद वो कुछ तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश करें, बट ज्यादा तिकड़मबाजी तो बनेगी नहीं, क्योंकि आरटीजीएस हर एक में लास्ट में ही आ रहा है, आरटीजीएस हर एक में लास्ट में आ रहा है और कमर्शियल पेपर सब में इससे पहले ही आ रहा है, तो इसके अलावा भी कुछ चीजें मालूम होंगी तभी बात यहाँ पे बनेगी। तो इनके जो ईयर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स 1999 2000 का समय, कमर्शियल पेपर 1990, वेज एंड मींस एडवांसेस 1997, लिक्विडिटी डिस्काउंट फैसिलिटी 1999 2000 और आरटीजीएस 2004। इसके बेसिस पे अगर आप सीक्वेंस बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो ऐसे फैक्चुअल सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, मैं मानता हूं कि सारे फैक्ट्स तो याद नहीं हो सकते हैं, बट अगर इसमें से आपको दो तीन चीजें मालूम है तो आप एक एडुकेटेड गेस लगाकर आ सकते हैं पेपर में, और ऐसे सवालों में ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो बहुत सारी चीजें नहीं याद होंगी, बट कुछ कुछ याद होंगी, उसी से आपको एक एडुकेटेड गेस जो है पेपर में लगाना है। चलिए जी, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है जी, अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। तो जो आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ऑर्डर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, क्या सीक्वेंस यहाँ पे हमारी होने वाली है। एक बार आप सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके तो कर लो, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी देखो, इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे ना तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि सबसे लास्ट में जो चीजें आने वाली है ना, वो ए और ई आने वाली हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा ई, कि आप अलॉटमेंट और लिस्टिंग कर रहे हो शेयर्स की, और उससे पहले होगा कि प्राइस शेयर का डिटरमाइन हो रहा है, सबसे लास्ट में ये वाले आने चाहिए। और बी सी और डी आपके शुरू वाले पॉइंट बन रहे हैं, इसमें भी कौन सा पहले होगा देखते हैं। तो बी वाला कह रहे हैं कि बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर अवेयरनेस जनरेट करेंगे, और सी कह रहे हैं कि आप अपॉइंट करोगे मर्चेंट बैंकर और सिंडिकेट मेंबर को। तो प्यारे दोस्तों, पहले अपॉइंट करेंगे तभी तो ये अवेयरनेस करेंगे, तो सबसे पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट आना चाहिए, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आप सबसे पहले करेंगे। और फिर प्यारे दोस्तों,
ये आपकी मदद करेंगे, सेबी की जो फॉर्मेलिटीज है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप करेंगे, और ये जो है अवेयरनेस वगैरह जनरेट करेंगे आपके इशू के रिगार्डिंग, और अल्टीमेटली लोग आपके शेयर खरीदेंगे, आपका इशू प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा और आपके शेयर की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सीक्वेंसिंग अगर आप बनाना चाहें तो सी पहले आए और ई लास्ट में आए, इसी से आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। वैसे आपका जो सीक्वेंसिंग बन गया वो सी डी बी ए ई का यहाँ पे बन गया। आई थिंक इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल ही लॉजिकल सा सवाल है ये जो पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ, ऑप्शंस हमारे पास है इंडेमनिटी, वेजरिंग एग्रीमेंट, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट, अश्योरेंस और गारंटी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। जो हमारे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर हम जो नुकसान होता है केवल उसकी भरपाई करते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपका नुकसान हो गया, डेथ हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता। अगर आपके किसी की डेथ हो जाती है तो उस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसे नहीं बोला जाता। बाकी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। वेजरिंग एग्रीमेंट भी इसे नहीं बोलते, सट्टा वाला कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सट्टा वाला एग्रीमेंट भी नहीं है। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिंजेंट है कि यहाँ पे अगर डेथ होती है तो आपको पैसे मिलेंगे, आप कुछ एज अटेन कर लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। कॉन्टिंजेंट आप इसे बोल सकते हैं और अश्योरेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ अश्योरेंस है, कुछ श्योरिटी है कि आपको कोई इवेंट हैपन होने पे पैसे जरूर मिलेंगे, डेथ पे या फिर कुछ सर्टेन एज अटेन करने पे। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस भी बोला जाता है। और गारंटी आप इसे नहीं बोल सकते। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई पार्टी गारंटी ले लेते हैं किसी और की, तो वो इसमें हम नहीं इंक्लूड करते। तो सी और डी को इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पे बन जाता है। आप कुछ एलिमिनेशन वगैरह करेंगे तो आई थिंक उससे भी आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इंडेमनिटी और वेजरिंग को काट देते हैं तो आपके पास सी और डी का जो ऑप्शन है वही यहाँ पे बचता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बनता है। चलिए सवाल है आपके पास, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि किस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मेरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है। और हमें बताना है कि इनमें कब कब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो जो मेरीन इंश्योरेंस है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस में आपका होना चाहिए जब आपने इंश्योरेंस लिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड। फायर इंश्योरेंस के अंदर आपका दोनों समय होना चाहिए, जब पॉलिसी लिया और जब नुकसान हुआ। और आपका जनरल इंश्योरेंस बचा तो आप इसे थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मैच कर सकते हैं। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद एंडाउमेंट पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने देखी होंगी तो उसमें एक एंडाउमेंट पॉलिसी भी होती है। तो एंडाउमेंट पॉलिसी के अंदर आपका जो अमाउंट होता है एक सेट हो जाता है, प्री डिसाइडेड हो जाता है कि आपकी जो पॉलिसी जब एक्सपायर होगी, उसका खत्म होगा टर्म वगैरह, तो आपको एक अशॉर्ड सम यहाँ पे मिल जाएगा। एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योर्ड रिसीव्स द सम ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपको आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो यहाँ पे सारा डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो प्रीमियम है वो आपको वापस मिलेगा, मतलब कुछ जो अमाउंट आपने प्री डिसाइड किया हुआ है वो आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगा। तो ये एंडाउमेंट पॉलिसी का हमारा फीचर रहता है। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, विच कमेटी हैड रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल तो आसान है क्योंकि अगर आपने इरडा के बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मल्होत्रा कमेटी जो है ना, उसकी रिकमेंडेशंस आई थी इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इरडा की स्थापना भी हुई थी। तो मल्होत्रा कमेटी काफी पॉपुलर है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। और इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल हमारे पास है, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज द शिप, द मैरीन इंश्योरेंस इज कॉल्ड। तो आपकी जो मैरीन इंश्योरेंस होती है जिसमें आप शिप का जो बॉडी है, आपके जो वेसल का बॉडी है उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, उसे यहाँ पे हल इंश्योरेंस बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं, सीधा सीधा सवाल था और आसानी से इसका आंसर यहाँ पे लग सकता है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इस सीरीज के अंदर। अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।